एक यूएस बेस्ड सर्टिफिकेशन है, ठीक है। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही कंडक्ट करती है। ओवर द इयर्स it has spread over the world very fastly, okay। so बहुत तेजी से इसने जो है वो अपने, जिसे हम कहेंगे, पैर जमाए हैं। और वही मैं आपको बता रहा था कि जब मैं 2010 में कर रहा था, दो सर्टिफिकेशन होती थी, एफआरएम की और पीआरएम की। तो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट भी एक सर्टिफिकेशन होती है, उसके 4 लेवल्स होते थे, ठीक है। तो वो इन सालों में आई डोंट नो अभी ऑफर हो रही है कि नहीं हो रही है, बट अब वो उसका बिल्कुल बात नहीं होती, ठीक है। उस पर कोई ऐसा बात नहीं होती, लोग उसे ऐसा फॉलो नहीं कर रहे होते, सिर्फ एफआरएम को फॉलो किया जा रहा होता है। So as a field leading designation, the FRM is the key indication of the candidates with proven ability and experience, obviously। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, and if you have FRM, it gives a lot of edge, ठीक है। तो मैंने जितनी ग्लोबल जॉब्स देखी हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, दे ऑल रिक्वायर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर या एफआरएम सर्टिफिकेशन, हर जगह लिखा हुआ होता है। अच्छा, ज्यादातर मैंने देखा है कि सीएफए और एफआरएम लिखा हुआ होता है, बट फॉर द रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड पोजीशंस दे प्रेफर एफआरएम, ठीक है। तो एफआरएम की बहुत ज्यादा है, दे हैव देयर एफआरएम सर्टिफाइड टू वर्किंग अराउंड 150 कंट्रीज, और हर साल तकरीबन 75 to 80,000 पीपल रजिस्टर फॉर एफआरएम, ठीक है। और तकरीबन 45 to 50% का रेशियो है इन क्लियरिंग द एग्जाम। तो लेट्स अज्यूम कि अगर 50% भी है तो तकरीबन 35 से 40 हजार एफआरएम मार्केट में हर साल आते हैं, व्हिच इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर। लेकिन सीएफए के मुकाबले में ऑब्वियसली ये कम है, क्योंकि उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है। अब आ जाते हैं हम टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम। सबसे 5 मेजर बेनिफिट्स हैं जो आप अगर एफआरएम कर लें, एफआरएम कर पाए, एफआरएम क्लियर करें, तो आपको मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज करियर एनहांसमेंट, ओके। सो इट वेरीज फ्रॉम बैंक्स टू फर्म्स, बट अगर आप 2 लोग काम कर रहे हैं और एक ने एफआरएम नहीं किया और एक एफआरएम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली द वन दैट हैज डन एफआरएम, कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, will have a better chance of getting promoted or get a job or get get transferred to another department in a risk। तो उसकी ज्यादा आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, करियर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो your FRM certificate basically provides you then a stimulus, that requirement, that educational affirmation that you are actually capable of वर्किंग इन द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो बहुत ज्यादा करियर एनहांसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इस पे सर्वे भी है, इफ यू गो टू द वेबसाइट, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि एफआरएम करने की वजह से उनके करियर में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट्स आई। मैंने खुद ये पर्सनली जो है वो ऑब्जर्व किया, और दूसरे लोग भी ऐसा कहते हैं कि एफआरएम की वजह से उनके करियर में सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट आती हैं। और मतलब आप इंटरनल ऑडिट में और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो इट गिव्स यू दैट सॉर्ट ऑफ एज, ओके। Then the second thing is education enhancement, ठीक है। तो अगर आपने BS एक्चुअल साइंस किया हुआ है, आपने CA किया हुआ है, ठीक है, आपने ACCA किया हुआ है, तो it is a very good alternate certification that you can attain that will provide a lot of value to your profile, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट में ही काम करें। दिस इज समथिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग मूविंग ऑन, आगे आके मैं उस पर बिल्कुल बात करूंगा, ठीक है। बट बैंक्स में यस ज्यादा है, बट इसके अलावा भी अगर आप आईटी में भी काम कर रहे हो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इनटू आईटी और दे आर एफआरएम, तो उन्हें वहां पे भी एज मिलता है, ठीक है। उन्हें वहां पे दे गेट दिस एडवांटेज, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड यू अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप भले से रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं कर रहे, बट एक आपको एक जर्नल व्यू बहुत अच्छा मिलता है कि हाउ यू शुड बी डीलिंग विद द थिंग्स, ठीक है। अभी मैंने एक सेशन कराया था कुछ देर से पहले, दैट वाज अ सेशन ऑन पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने क्या किया था, मैंने वो जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो एफआरएम की सारी टेक्निक्स लगी होती है, वो मैंने पर्सनल लेवल पे ले आया था, और मैंने देखा था कि कोविड-19 में किस तरह एफआरएम प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके यू कैन बेटर मैनेज योर पर्सनल फंड्स, you can better manage your personal financial management, you can better build your own personal financial model that would allow you to have a better financial stability, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको वहां से नॉलेज मिलती है। The third one is networking. I cannot emphasize on it enough. Networking पे I cannot emphasize enough. Networking is the most important attribute, the most important skill, the most important function, the most important skill that you can attain and that you can work on during the current era, ठीक है।
मैंने इस पे कई आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने इस पे कई वीडियोस बनाई है, मैंने इस पे कई दफा बात की है, ठीक है। मेरे मेंटोर थे, उनका नाम था बशीर सैयद। ही वाज वन ऑफ द few people who worked for NASA, ठीक है। he's dead now, may Allah rest his soul in peace. वो मुझे कहता है, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि Wes, remember this, that in today's world no one knows, no one cares what you know, but who you know. Okay, I agree that what you know also matters. Okay, so you should know what you are selling, you should know your stuff, but what matters is who you know, ठीक है। आप किसे जानते हैं, that matters a lot, ठीक है। and I have countless examples of this, मतलब मैं इस पे आपके एग्जांपल्स दे के थकूंगा नहीं कि मैं नेटवर्किंग से क्या क्या लोगों को फायदे हुए हैं और मुझे पर्सनली क्या क्या फायदे हुए हैं। तो एफआरएम से क्या होता है, यू आर पार्ट ऑफ अ लार्जर एफआरएम नेटवर्क, ठीक है। तो अगर मेरी प्रोफाइल में मोहम्मद उवैस सिद्दीकी एफआरएम लिखा हुआ है और मुझे एक बंदा ऐड करता है मोहम्मद शादेब एफआरएम, तो वहीं से मेरा एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। आई विल हैव दिस, यू नो, दिस फीलिंग, दिस इज नेचुरल, ठीक है। ये वही है कि आईके वाले को ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं और एसीसी वाले को ज्यादा करते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक दैट, ठीक है। तो बट दैट्स नेचुरल, ठीक है। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। तो जब आप इतने बड़े एफआरएम के नेटवर्क पे बात करते हो, इतने बड़े नेटवर्क को ज्वाइन करते हो, तो इट प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर बहुत सारे प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स होते हैं, आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं, सीपीडी आवर्स को आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दैट इज अ डेफिनेट बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एनी सर्टिफिकेशन और ज्वाइनिंग एफआरएम सर्टिफिकेशन। ये आपको फायदा सीएफए भी मिलता है, आपको सीएफए का नेटवर्क मिलता है, और एफआरएम में आपको एफआरएम का नेटवर्क मिलता है। The fourth one is the leadership skills. So leadership skills that when you complete a rigorous requirement of any certification, वो CFO, वो FRM हो, वो ACC हो, वो CA हो, it truly proves that you can take up something, you can work on it, you can put all sort of skill, all sort of effort that it requires, and you can logically answer to the exams, and you can complete that particular certification, ठीक है। तो it qualifies you as a leader, ठीक है। वो आपकी लीडरशिप स्किल्स को प्रूव करता है कि आपको जो टास्क दिया जाता है, you can do it, आप उसे ले सकते हो, आप लॉजिकल सेंस बना सकते हो, आप उस पर एफर्ट्स कर सकते हो, अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, आप जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, and then you can achieve that sort of certification, which is extremely important in today's environment, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल रिकॉग्निशन, ठीक है। मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा बात करूंगा कि एफआरएम के कैंडिडेट्स जो है वो 100 मुल्कों से ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बैठ के आप आज सोच रहे हो कि दुबई में जो है वो मैं नौकरी अप्लाई करूं, तो दुबई वालों को पता है एफआरएम क्या है। दुबई में एक बहुत बड़ी मार्केट है एफआरएम की, ठीक है। या इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हो एफआरएम के लिए, तो वहां पे बहुत बड़ी मार्केट है। आप दुबई से यूके की तरफ जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हो, all of these places FRM is very much recognized, everyone knows what FRM is, ठीक है। तो if you have that sort of certification और उसके साथ अगर आपका MBA है, तो MBA plus FRM would be a very good combination, ACCA plus FRM would be a very good combination, CA versus FRM would be a very good combination, CFA FRM भी लोग कर रहे होते हैं, तो MBA क्या होता है, साथ CFA FRM कर लेते हैं, वेल एंड गुड। मुझे जब मैं बचपने में था, बचपने से मुराद, जब मैं जो है वो एफआरएम करने का सोचा था, तो सो आई वांटेड टू बी अ सीएफए और एफआरएम बोथ, ठीक है। बट ओवर द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एफआरएम काफी है, सीएफए की मुझे जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए शायद, एंड आई डिड नॉट परस्यू सीएफए, बट पीपल डिड, एंड इट ब्रिंग्स वैल्यू, उनकी भी वहां पे वैल्यू उन्हें मिलती है। अच्छा, दूसरी जो है कि डिग्री लेवल क्या है, तो कंपेरेबल डिग्री लेवल, ये दिस फ्रॉम गास वेबसाइट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो कंपेरेबल लेवल है, यूएस में एक मास्टर्स डिग्री के बराबर का स्टैंडर्ड है एफआरएम का, विच इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है। यहाँ पे ताइवान में और सिंगापुर में 3 जगहों पे। अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं, ये एक सर्वे किया था एफआरएम ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उन्होंने ये एनालिसिस पेश किया। तो दिस इज नॉट गैप, दिस इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सर्वे, जो कि ये कह रही है कि इन जगहों पे जो है वो मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है एफआरएम। अच्छा, बाकी जगहों पे लेवल दिया हुआ है, लेवल का मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट सिंगापुर हैज अ वेरी गुड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, ताइवान ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर वहां पे मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट कंसिडर हो रही है, तो दैट्स अ बिग थिंग, ठीक है। सीएफए भी होता है। तो कंपेरेबल डिग्री लेवल बहुत ज्यादा, जब भी ज्यादातर लोग बीएस करने के बाद या एमबीए करने के बाद या बीबीए करने के बाद एफआरएम को परस्यू कर रहे होते हैं, तो कंपेरेबल डिग्री लेवल इज क्वाइट हाई। नाउ कमिंग टू द मेजर
स्लाइड, इससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? सो अब आते हैं थोड़े से टेक्निकल साइड पे। तो एफआरएम का जो करिकुलम है ये 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 इज फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स, ठीक है। ये 4 अलग अलग किताबें हैं। फाउंडेशन रिस्क मैनेजमेंट 20% वेट है, क्वांटिटेटिव का 20% वेट है, फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स का 30% वेट है, वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल का 30% वेट है। इसी तरह जो पार्ट 2 आता है उसमें मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशन रिस्क, ठीक है। ये 3 रिस्क है, 25-25-25%। रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अलग है और करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट्स अलग है 10%। तो 4 बुक्स हैं लेवल 1 में, 4 बुक्स ही हैं लेवल 2 में, उसमें रिस्क मैनेजमेंट और इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट की एक किताब होती है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स गो अ बिट इनटू द करिकुलम के करिकुलम में एक्चुअली है क्या। तो स्टडी गाइड जो इस साल के वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। So you can have an idea कि actually what you should be expecting कि आप पढ़ना क्या क्या आप उसमें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जब आप फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको हेडिंग से पता नहीं चलता कि इसमें एक्चुअली होगा क्या, ठीक है। तो फाउंडेशन के से मुराद ये है कि ये ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे जाते हैं। ये जाते हैं बेसिक रिस्क टाइप्स क्या क्या है, ये क्रेडिट रिस्क की डेफिनेशन देंगे, ये मार्केट रिस्क की डेफिनेशन देंगे, ऑपरेशन रिस्क की डेफिनेशन देंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट साइकिल की बात करेंगे, उसके मैनेजमेंट टूल्स की बात करेंगे। फिर ये बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू किस तरीके से है, फिर रिस्क गवर्नेंस किस तरह होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल है, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म किस तरह होता है। फिर ये कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे आ जाता है, कैपएम की बात होती है, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल्स जो है वो रैपएम जो है, और एपीडी मॉडल जो है वो इस तरह के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मॉडल्स की बात करते हैं। फिर ये मल्टी फैक्टर मॉडल्स की बात करते हैं, और फिर कुछ फाइनेंशियल डिजास्टर और डेटा एग्रीगेशन थोड़ा बहुत टच करते हैं क्योंकि वो पार्ट 2 में आता है। और फिर ये एथिक्स एंड गॉव कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, वेरी बेसिक थिंग, जिस तरह सीएफए में एथिक्स होता है इस तरह यहाँ पे भी एथिक्स होता है। तो ये सारी चीजें होती है। इसमें चैप्टर्स जो है वो यही सारे हैं कि ये बेसिकली इसमें क्या है, इसमें रिस्क की फाउंडेशन है, इसमें पोर्टफोलियो थ्योरी है बेसिकली, ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो थ्योरी है, और इसमें एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेंड्स हैं, और एंड में थोड़ी सी थ्योरी है फाइनेंशियल डिजास्टर्स की। फाइनेंशियल डिजास्टर जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो मसले मसाइल हुए थे, जो क्रैशेस आए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे ये लेवल पार्ट 1 की फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में कवर करते हैं। तो दिस इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल, यहाँ पे क्वांट कम है, दिस इज द ओनली पोर्शन जहाँ पे क्वांटिटेटिव एरिया एफआरएम में थोड़ा सा कम है। बाकी तीनों जो क्वेश्चंस है उसमें इट्स क्वांट ऑल ओवर, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स, इट्स ऑल न्यूमेरिकल्स ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज द ओनली पोर्शन जहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगी, बट इसमें भी पोर्टफोलियो थ्योरी में आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। बट इट्स द मोस्ट इट्स अ पोर्शन विद द मोस्ट थ्योरेटिकल फाउंडेशन बेसिकली, ठीक है। तो पहले उसमें जो है वो आप ये कर रहे होते हैं। दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। तो होता ये है कि वो लोग जिनका एक्चुअल साइंस का, रिस्क मैनेजमेंट का, स्टैटिस्टिक्स का ये वाला बैकग्राउंड नहीं होता, या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं होते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होता है कि उन्होंने बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होती है, इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, तो उनके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बीबीए एंड एमबीए बैकग्राउंड, जिन्होंने स्टैट्स बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ी, वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, ठीक है, दे स्टक। तो हियर यू गो इनटू डिटेल इनटू स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, जो मैं पिछले 10 सालों में पहले जो मैंने एफआरएम दिया था और अब जो दिया था उस पर काफी फर्क कर दिया इन्होंने, स्पेशली क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। तो उस वक्त वो डिस्ट्रीब्यूशंस पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते थे, अब ये बहुत डिटेल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे होते हैं, उसके पैरामीटर्स पे जा रहे हैं, उसके पॉपुलेशन सैंपल स्टैटिस्टिक्स पे जा रहे हैं। बेसिक एनालिसिस उस वक्त नहीं होता था, अब ये बेसिक एनालिसिस पे भी जा रहे होते हैं। तो बेसिक एनालिसिस इज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे होते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टॉपिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो ये तो बेसिक एनालिसिस पे जा रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जा रहे हैं, आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल है। कोरिलेशन इतना मुश्किल नहीं है, रिग्रेशन इतना मुश्किल नहीं है। टाइम सीरीज एनालिसिस पे ज्यादा ये थ्योरेटिकल कवर कर रहे हैं, सिमुलेशन में ज्यादा थ्योरेटिकल कवर कर रहे हैं। बट ये शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन है ना, जो जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे यू विल बी गोइंग थ्रू द डेफिनेशन एंड यू विल बी सॉल्विंग एक्चुअल क्वेश्चंस। तो एक्चुअल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और उसमें आपको एक्चुअल जवाब आना चाहिए। अगर आपका एक्चुअल जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कैलकुलेशन। और होता क्या है, एमसीक्यूज बेस्ड है, तो एमसीक्यूज बेस्ड में ये होता है
जो डिसएडवांटेज है कि आपने सब कुछ कर लिया और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस डाल दिया, तो वो आपको वो देगा जो ऑब्वियसली जो आंसर वेरिएंस से आएगा। अच्छा, मजे की बात ये होगी कि जो उसने जवाब दिया होगा ना, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी दिया होगा और उसने वेरिएंस वाला भी दिया होगा, तो यू विल सी अच्छा आंसर है। अब जब आपको आंसर एग्जैक्ट वहां पे नजर आता है ना, तो यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि यार ये तो हो गया, आंसर इज देयर। बट द थिंग, द प्रॉब्लम इज कि उसे पता होगा कि आप इसमें इस फॉर्मूले में वेरिएंस गलती से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ही विल यूज दैट टू ट्रिक यू। ठीक है, तो भले से आपको लग रहा होगा कि आपका जवाब सही हुआ है, बट वो जवाब सही नहीं होगा और वो जवाब आप गलत करके आ जाओगे। तो दिस इज अ ट्रिक। तो दिस एरिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टडी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपको जो है वो सवाल करने की जरूरत होती है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो आपको थोड़ा सा शायद प्री स्टैटिस्टिक्स में जाना पड़े, थोड़ी सी इसकी प्रायर बैकग्राउंड पढ़ना पड़े, थोड़ा सा उसमें चीजें देखनी पड़े कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी बेसिक्स है कौन की स्टैटिस्टिक्स की जो आपको कवर करने की जरूरत है। बट दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज समवॉट सिमिलर टू सीएफए। सीएफए में से फर्क किया, वो थोड़ा सा बेस रहता है, तो वो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन पे रहता है, बट ये कटॉसेस और उस पे चला जाता है। ठीक है, आगे फोर्थ, थर्ड और फोर्थ मोमेंट्स पे चला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस है एज कंपेयर टू सीएफए। कॉन्ट वहां पे भी है, कॉन्ट यहाँ पे भी है, बट अगर आपने सीएफए लेवल 1 किया और कॉन्ट निकाला हुआ है, तो ये मत समझे कि आप एफआरएम का कॉन्ट भी निकालेंगे। एफआरएम का कॉन्ट इज वे मोर डिफिकल्ट देन सीएफए's 1। बी अवेयर ऑफ इट। या हम आगे बात करेंगे, बट लेट मी वेरी क्लियर अबाउट इट। चैप्टर आप उसी में उसी को जो है वो चैप्टर्स में जो है वो यहाँ पे उन्हें डिफाइन किया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन विच इज फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, थ्योरेटिकल है। देन हम बात करते हैं ओवर द काउंटर ओटीसी और एक्सचेंज मार्केट किस तरीके से हो रही होती है। फिर हम बात करते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम उनकी सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं जाते, उनके हम बात जाते हैं कैलकुलेशंस पे कि जी डेरिवेटिव वैल्यू कैसे होगा, डेरिवेटिव इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है। ठीक है, एक पर्टिकुलर उस पे क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड है तो क्या होगा, फ्यूचर है तो क्या होगा। सॉस में बाकायदा न्यूमेरिकल्स आते हैं। हेजिंग में डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो बाकायदा हेजिंग स्ट्रेटजीज की बात होती है। ठीक है, बाकायदा उसमें जो है वो एक थ्योरेटिकल हेजिंग अलग बात करता है, वो प्रैक्टिकल हेजिंग की अलग बात करता है। ठीक है, तो यू विल हैव टू गो इन अ लॉट ऑफ डिटेल। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पे आता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स लाइक बॉन्ड वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट, सेंसिटिविटी, बट अगेन प्योर क्वांट, प्योर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, प्योर यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, और इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी एज कम्पेयर टू क्वांट। अगर आपका सीए का भी बैकग्राउंड है, अगर आपने एसीसीए भी किया हुआ है, अगर आपने जो है जी बीबीए तो नहीं, बट आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी किया हुआ है, तो आपको बहुत हद तक यहाँ पे कंफर्ट होगी, क्योंकि आपने बॉन्ड वैल्यूएशन की होंगी, आपने जो है वो डेरिवेटिव्स कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे आके वो होगा। बट इट्स अगेन इट्स न्यूमेरिकल, इट्स कैलकुलेशंस, इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन दैट आई हैव हैड इन एफआरएम। ठीक है, मुझे काफी यहाँ पे इस पार्ट पे आगे मसला हुआ था आज से कई साल पहले। एंड द लास्ट वन इज वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। दिस इज अच्छा सॉरी, जब हम ऊपर जाएंगे तो हम डेरिवेटिव स्ट्रेटजी पे ही बात हो रही होती है। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, ठीक है, वहां पे आप तस्वीरों से उन चीजों को बना रहे होते हो, तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू डिलीवर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई एम नॉट लाइक कि मैं आपको डरा रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द रियलिटी कि कहाँ पे आप फंसेंगे, कहाँ पे आप नहीं फंसेंगे। अच्छा, चौथा वाला जो है वैल्यूएशन रिस्क मॉडल इज कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर टू द थर्ड पोर्शन। तो उसमें आप वैल्यू एट रिस्क की बात करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल हैं, वॉलेटिलिटी में कोई ऐसा मसला नहीं होता, इकोनॉमिक है, रेगुलेटेड कैपिटल थ्योरेटिकल है। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग थ्योरेटिकल है, फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन इतना कोई मसला नहीं होता। ठीक है, कंटेन सॉवरेन मॉडल थ्योरेटिकल है, अगेन ऑपरेशन इसमें भी थ्योरी की बात करते हैं, क्रेडिट रेटिंग में भी थ्योरी की बात करते हैं। तो चौथे में भी इतना मसला नहीं है। जो जहां पे आप ज्यादा फंस सकते हैं दैट इज डेरिवेटिव एंड दैट इज क्वांट। दीज आर द टू एरियाज दैट यू मस्ट बी very careful about, that you must be putting a lot of efforts. ठीक है, यहाँ पे आप आगे फंसते हो, और that's the thing that actually make FRM and more specifically part 1 as one of the most difficult parts in both CFA and FRM. ठीक है, मैंने इसमें बहुत पढ़ा है, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैंने जितने लोगों को पढ़ा है जिन्होंने CFA और FRM दिए, वो दोनों का ये कहना है कि FRM part 1 is difficult than any part of CFA, and definitely
डिफिकल्ट देन पार्ट 2 और ऑफ FRM। ओके, तो ये दोनों चीजें जो है वो हैं। तो FRM पार्ट 1 इज एक्चुअली, और FRM पार्ट 1 निकल गया तो FRM पार्ट 2 निकल ही जाता है, ठीक है, बिकॉज इट्स मोर थ्योरेटिकल, उसमें टाइम भी आपको कम होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि FRM 1 में जब वो 100 क्वेश्चन है, FRM 2 में 80 क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता गार्ड ने ये क्यों किया हुआ है, क्या सोच के किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मतलब FRM 2 4 घंटे का था, मैं 3 घंटे में आया, वो फ्री 2 दफा किया था मैंने एग्जाम को, 3 घंटे में मैं फारिग हो चुका था एग्जाम करके। और FRM लेवल 1 पूरे 4 घंटे के लगाने के बाद भी मेरे 9 सवाल ऐसे थे जो मैंने, मतलब मुझे समझ में नहीं आए थे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 की मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि पार्ट 2 में मार्केट रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये वार के अगेन बात करते हैं, बैक टेस्टिंग की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल की बात करते हैं, वॉलेटिलिटी की बात करेंगे। अगेन ज्यादा इसमें थ्योरी, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, अमेरिका जितने ज्यादा यहाँ पे नहीं है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, अगेन क्रेडिट एनालिसिस कैसा होता है, डिफॉल्ट रिस्क क्या है, एक्सपेक्टेड वर्सेस अनएक्सपेक्टेड लॉस की क्या डेफिनेशन है, किस तरह कैलकुलेट होता है, काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, क्रेडिट वार क्या है, स्ट्रक्चर फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन वाज वन ऑफ द टॉपिक्स जहां पे मैं बहुत फंसा था। सिक्योरिटाइजेशन के क्रेडिट में बहुत डिटेल में जाते हैं। तो एसपीवी से लेके जो जितना कुछ वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ लिया था, और मुझे पता नहीं कितना समझ में आया था और कितना समझ में नहीं आया था, बट इट्स वेरी डिटेल्ड, बहुत डिटेल और बहुत टेक्निकल। उसमें जो है वो एफआरएम जाता है क्रेडिट सिक्योरिटाइजेशन को लेके। देन ऑपरेशन रिस्क में अगेन प्रिंसिपल्स क्या है, ईआरएम का फ्रेमवर्क क्या है, कल्चर रिस्क कल्चर क्या होता है, मॉडल क्या क्या है, रैरोक इज द टॉपिक जिसमें मैंने थीसिस किया था। मैं आपको थोड़ी पहले बता रहा था, मैंने थीसिस किया था बादल 2 से रिलेटेड। तो मेरा थीसिस स्पेसिफिकली रैरोक पे, तो मैंने रैरोक को कंपेयर किया था बादल 1 और बादल 2 के बीच में, और उसमें अपनी जो है वो रिजल्ट्स दिए थे। ठीक, इकोनॉमिक कैपिटल की बात करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग पे बात करते हैं, साइबर रिस्क नेट किया उस वक्त नहीं था, और ऑपरेशनल रेजिलियंस पे बात करते हैं ये। फिर अगर हम आप आए नेक्स्ट विच इज ऑप्शनल रेगुलेटरी नो सॉरी लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। अगेन लिक्विडिटी रिस्क प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, लिक्विडिटी पोर्टफोलियो की बात करेंगे, कैश फ्लोज की बात करेंगे, फंडिंग मॉडल्स की बात करेंगे, एसेट क्वालिटी की बात करेंगे। देन आखिरी नहीं फोर्थ है, फिर हम रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो फैक्टर थ्योरी क्या है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या है, पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जो हमारा फाउंडेशन रिस्क मैनेजमेंट वाला पोर्शन था उसी की फर्दर एक्सटेंशन है, और उसी को हम मजीद डिटेल में जाके रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। एंड देन हम करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करेंगे, ब्लॉकचेन की बात करेंगे, फिनटेक की बात करेंगे, एआई की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। दीज आर टॉपिक्स दैट आर कंसीडर्ड इन दी इश्यूज इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो ये करिकुलम है एफआरएम 1 और एफआरएम 2 का। एफआरएम 1 में मैंने ज्यादा फोकस किया क्योंकि ज्यादातर एफआरएम 1 वाले लोग हैं, और बट दिस इज स्टडी गाइड एफआरएम की वेबसाइट पे अवेलेबल, आप खुद भी जाना चाहें आप कर सकते हैं, आप मुझे बोल दें मैं आपको ईमेल कर दूंगा, बट यू शुड गो थ्रू इट फॉर डिसाइडिंग कि आप एफआरएम पार्ट 1 के लिए रजिस्टर करवाने के नहीं करवा रहे। एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस आप वेबसाइट पे जाएंगे, एग्जाम जो है वो मई में होता है और नवंबर में होता है। मई 2020 वाला एग्जाम पोस्टपोन हो गया, वो अब अक्टूबर में होगा ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, एग्जाम के अंग्रेजी में होता है, पेंसिल बेस्ड होता है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता, तो आप फिजिकली जाके देते हो, और रिजल्ट जो है वो 6 हफ्ते बाद जो है वो आपको मिल जाते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है वो पार्ट 1 की $350 आपकी अर्ली एग्जाम फी है, रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट फी एक दफा की $400, और आपकी पार्ट 2 की फीस है तकरीबन $350। तो अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कराओ तो $1100 में आपका पूरा एफआरएम हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल यूजुअली ऑप्ट फॉर एफआरएम, इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ सीएफए। ठीक है, तो तकरीबन आधे प्राइस में आपका जो है वो एफआरएम पूरा कंप्लीट हो जाता है, और ड्यूरेशन भी कम। प्रिपरेशन पे हम आखिर में भी आके बात करेंगे। जनरली आइडियली 200 से 400 घंटे चाहिए होते हैं एफआरएम क्लियर करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड। तो अगर आपका क्वांट का बैकग्राउंड है तो आप 200-250 घंटों में कर लोगे, मैंने शायद 300 के घंटों के अराउंड दिए थे। ठीक है, बट 200 से 400 घंटे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप देंगे। ठीक है, तो 3 से 4 महीने आइडियली आप पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, और उससे आप गो थ्रू करें